दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी दाजू। आज जब उत्कर्ष ऑफिस से लौटा तो उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ा हुआ था। अक्सर ऑफिस से लौटकर उत्कर्ष के पास अपनी पत्नी शालिनी को बताने के लिए काफी कुछ होता था। ऑफिस की छोटी बड़ी बातें शालिनी को बताए बिना उसको नींद नहीं आती थी। एक शालिनी ही तो थी जिसे वो अपने सारे सुख दुख बता सकता था। दरअसल इस बात को ऐसे कहा जाना चाहिए कि एक शालिनी ही रह गई थी जिसे उसके सुख दुख से कोई फर्क पड़ता हो। उत्तराखंड के पहाड़ों से मुंबई के समुद्र के करीब आए उत्कर्ष को अब कोई 20 साल होने को आए थे, और ये 20 साल जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद में कब निकल गए ये उसे पता भी नहीं चला। इन 20 सालों में उसने क्या खोया, क्या पाया, ये बात सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला था उसे। लेकिन आज जैसे पैरों से जमीन खिसक गई हो। इन 20 सालों में छोटा छोटा जोड़कर जितना भी खड़ा कर पाया था, आज उसका वो वजूद ढहने की कगार पे खड़ा था। क्या हो आपको, सब ठीक तो है? शालिनी ने जरा डरते हुए पूछा, लेकिन उत्कर्ष कुछ बोल ही कहां पा रहा था। उसके दिमाग में तो बस ऑफिस में उसके साथ घटी घटनाएं टेप रिकॉर्डर में फंस गई किसी रील की तरह बार बार घूम रही थी। मुंबई में पाई पाई के लिए संघर्ष करके वो बड़ी मुश्किल से अब जाकर अपनी जिंदगी में थोड़ा ठहराव ला पाया था, लेकिन आज उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने छत की तरफ देखा। उसे लगा जैसे अभी ये छत भरभरा के गिर पड़ेगी। इस 1 BHK वाले घर की दीवारों पर इस वक्त जितना भी बोझ था उसे महसूस हो रहा था जैसे अचानक ये सारा बोझ उसके कंधे पर लाद दिया गया हो। 50,000 रुपए की सैलरी में से 30,000 रुपए केवल इस छत को अपने सर पर टिकाए रखने में निकल रहे थे। लेकिन अब आगे क्या होगा? घर की EMI, खाने पीने का खर्च, जैसे जैसे वो अपने दिमाग में गणित लगाता उसका सर का दर्द और बढ़ता चला जाता। देर रात तक उसने शालिनी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सर फटने को हो आया तो उसने देखा कि उसके बगल में लेटी शालिनी की आंखों में भी नींद नहीं है। उत्कर्ष ने अपनी नौकरी जाने की बात शालिनी को बताई तो वो भी चिंता में पड़ गई। तुम एक बार दाजू से पूछो ना, क्या पता वो मदद कर दे। दाजू, ये शब्द सुनते ही उत्कर्ष का सर फिर झन्ना उठा। क्या दाजू दाजू करती रहती हो यार तुम? अगर उनसे कुछ होने वाला होता तो वहीं पड़े होते क्या अल्मोड़ा में? उत्कर्ष का दाजू यानी अपने बड़े भाई को लेकर यह रवैया शालिनी को कभी पसंद नहीं आया था। आखिर ऐसा किया ही क्या था दाजू ने कि उत्कर्ष उन्हें अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि दुश्मन मानने लगा था। उत्कर्ष और उसके बड़े भाई हर्ष दोनों की उम्र में बस 3 साल का अंतर था, लेकिन दोनों की आदतों में जमीन और आसमान का फर्क था। हर्ष था तो केवल उत्कर्ष का बड़ा भाई, लेकिन उसे हर कोई दाजू ही कहता। अल्मोड़ा में जिस घर में दोनों का बचपन से लालन पालन हुआ वो एक पुरानी कोठी थी। काले पत्थर की ढलवा छत वाली 2 मंजिला कोठी, जिसकी दूसरी मंजिल पर सामने की तरफ एक बड़ा सा जंगला था। इस जंगले पर धूप सुबह सुबह चली आती और फिर शाम ढलने तक ही लौटती, और यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता जैसे दुनिया हरी भरी, रंग बिरंगी और एकदम साफ सुथरी है, बिना किसी लाग लपेट की, मासूमियत से भरी। ईजा यानी माँ जब जंगले में बैठकर माल्टा और नारंगी को हरी मिर्च और धनिये के साथ सान रही होती तो वो अक्सर कहती, ओ ईजा, यहाँ से छोड़ के कैसे जाते होंगे रे लोग? मैं तो अल्मोड़े से थोड़ा ही आगे निकलती हूँ तो धुक-धुकाहट होने लगता है। देख तो सब छोड़ के जा रहे थे अपना पहाड़, तू मत जाना। अरे ईजा की ये बात दाजू को बहुत अच्छी लगती, लेकिन उत्कर्ष की आंखों में कुछ और ही सपने थे। वो जब भी टीवी में दिल्ली को देखता तो उसे लगता कि एक दिन उस दूसरी दुनिया में वो जरूर जाएगा, लेकिन दाजू को दिल्ली का नाम सुनते ही उबकाई आ जाती। और फिर अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच बनी ये कोठी जहां उत्कर्ष, उसकी ईजा और दाजू रहते थे, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि वहां से जाने का किसका मन करता। कोठी के चारों तरफ चूक, माल्टा, संतरे और खुबानी के पेड़ थे। एक बड़ा सा पेड़ काफल का भी था। काफल के पेड़ पर चढ़ने में उत्कर्ष को हमेशा डर लगता था, लेकिन दाजू उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर फट 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 चढ़ जाते।
उत्कर्ष जब भी दाजू के पीछे पीछे पेड़ की ऊंची टहनियों पर चढ़ने की कोशिश करता, वो या तो फिसल जाता या डर के मारे उसके पांव कांपने लगते। दाजू ऊपर की टहनियों से काफल के काले काले पके हुए दाने तोड़ते हुए एक पहाड़ी गीत गुनगुनाते रहते। ओ नारायण का फल पको चैता मेरी छैला। और फिर उत्कर्ष को नीचे की टहनियों पर उदास बैठा देखकर कहते, अरे कोई नहीं, तू नीचे ही बैठे रहो ना आराम से, तेरा दाजू कब काम आएगा। मैं ला रहा तेरे लिए इस पेड़ के सबसे बड़े वाले काफल। कुछ ही देर में दाजू नीचे उतरते, अपनी जेब में हाथ डालते और उनकी मुट्ठी में काफल के दानों का रस भर जाता। हाँ, कितने मीठे काफल हैं। ये कहते हुए दाजू के मुंह में पानी भर आता, लेकिन पता नहीं क्यों उत्कर्ष को वो काफल इतने मीठे कभी लगे ही नहीं। उसे लगता कि हमेशा दाजू को ही क्यों काफल मिलते हैं, मैं क्यों नहीं तोड़ पाता ऊंची टहनियों के काफल। और ये सोचते ही काफल का वो पेड़ उत्कर्ष की नजरों में खलने लगता। उसे लगता कि इन पेड़ों की भी जरूर दाजू से कोई सेटिंग है, ये पेड़ उससे कोई ना कोई बेईमानी तो जरूर करते हैं। ईजा घास काटने जाती और सीमेंट के कट्टे के बने फांचों में घास भर लाती। दाजू एल्युमिनियम के तार से बनी 2 टायर और 1 स्टीयरिंग वाली गाड़ी लेके उनके पीछे पीछे घर लौटते। उनकी पीठ पर भी एक वैसा ही कट्टे का फांचा होता, लेकिन उसमें चीड़ के पेड़ से गिरने वाली लकड़ी के बीज होते। इन बीजों को पता नहीं क्यों पर हर कोई बकरी कहता था। दाजू दिन भर उन बकरियों से न जाने क्या क्या खेल करते, उनमें अलग अलग रंग भरते और शाम तक वो उन्हें एक दूसरा ही रूप दे देते। अपने आसपास की चीजों से अपने जीवन को सजाना जैसे बचपन में ही सीख गए थे दाजू, लेकिन उनके आसपास की दुनिया लगातार इस कला को भूलती जा रही थी। पहाड़ से एक एक करके सब लोग बाहर जा रहे थे। कोई हल्द्वानी जा रहा था, कोई दिल्ली, कोई और दूर। और इस बात से कुछ ही लोग परेशान थे, जैसे ईजा, जैसे दाजू और उत्कर्ष दोनों ही पढ़ाई में अव्वल थे। 10वीं के बोर्ड के रिजल्ट आए तो पता लगा कि दाजू अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में गणित के टॉपर हैं। तू ना IIT की तैयारी कर। एक दिन प्रिंसिपल सर ने अपने कमरे में बुलाकर दाजू से कहा, तेरे में दम दिख रहा मुझको, निकाल लेगा तो लाइफ सुधर जाएगी। फिर उत्कर्ष की ओर देख के बोले, तू अभी से MBBS की सोच बेटा, तेरी बायो अच्छी है, तुम दोनों ही हमारे स्कूल का नाम रोशन करने वाले हो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। दाजू ने मन लगा के मेहनत की। ईजा को समझ नहीं आता कि दाजू की इस मेहनत को देख के वो खुश हो या दुखी। ओ जा, ये IT फाइटी जो अपने आप रहेगा रे, बच्चे जो अपने पास नहीं रहे तो फिर क्या होता है इस IT फाइटी से। वो दाजू के गले में हाथ डाल के कहती और उसकी आंखें नम हो आती। लेकिन दाजू ने इंटर के बाद IIT की परीक्षा भी पास कर ली। पूरे अल्मोड़े से दाजू बिना कोचिंग के IIT निकालने वाले सबसे पहले स्टूडेंट थे। पूरे शहर में दाजू की चर्चा हुई। स्थानीय अखबारों में दाजू का नाम पहले पन्ने पर छपा, लेकिन न दाजू खुश हुए न ईजा। दाजू को दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन जिस दिन एडमिशन कराना था ऐन उस दिन दाजू ने एक घोषणा की जिसको सुनकर सब बहुत चक्के रह गए। मैं पहाड़ छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। दाजू को सबने खूब समझाया। स्कूल प्रिंसिपल ने, पड़ोस के रिटायर्ड कर्नल जोशजू ने, पड़ोस की चाची ने और दूर की मौसी ने भी। लेकिन दाजू ने जो ठान लिया था तो बस ठान लिया था। दाजू जब BSc सेकेंड ईयर में पहुंचे तो उत्कर्ष MBBS के परीक्षा के एंट्रेंस की तैयारी करने लगा। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे उत्कर्ष के दिमाग में एक बात हलचल करने लगी थी, अगर मैं निकल गया तो एडमिशन के लिए पैसे कहां से आएंगे। शाम के वक्त उत्कर्ष सुरदा की दुकान से डॉट पेन खरीद के ला रहा था तो उसकी नजर अपनी उस फीकी पड़ चुकी एक दौर में आलीशान रही कोठी पर गई और उसके दिमाग में आई एक बात जैसे सारी परेशानियों को छूमंतर करके चली गई। उत्कर्ष उस शाम के बाद और मेहनत करने लगा। MBBS की परीक्षा हुई और 1 महीने बाद रिजल्ट भी आ गए। रिजल्ट उत्कर्ष की उम्मीद के मुताबिक नहीं था। वो पास तो हो गया था लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी। कम रैंक वालों को बिना अच्छा खासा डोनेशन दिए एडमिशन कहाँ मिलना था। शाम का वक्त था, बाहर बारिश हो रही थी। दाजू घर पर नहीं थे। ईजा चूल्हे में बड़ी की सब्जी और खड़ी दाल बना रही थी। आज तेरा बर्थडे है करके थोड़े मांस भी भिगा दिए हैं, बड़े बनाऊंगी। ईजा ने बड़े उत्साह से कहा था।
लेकिन उत्कर्ष आज और बार की तरह बड़े का नाम सुनकर कुछ खास खुश नहीं हुआ। ईजा, कुछ कहना है तुझसे? क्या हम ये घर बेच नहीं सकते? कड़ाही में बड़े तलती ईजा का हाथ अचानक अपनी जगह पर स्थिर हो गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, जैसे कुछ सुना ही ना हो। मेरे MBBS के लिए डोनेशन का इंतजाम भी हो जाएगा, और एक बार डॉक्टर बन के तो ऐसी क्या, इससे कहीं अच्छी कोठी बन जाएगी। वैसे भी अब तो खंडहर ही हो गई है ये कोठी। उत्कर्ष तो बड़ी आसानी से कह गया था, लेकिन ईजा के दिल पर उसका कहा एक एक लफ्ज खंजर की तरह चुभा हो जैसे। वो चुप रही। आंखों में एक हल्की सी नमी की लकीर चली आई। चूल्हे से उठ रही भाप में ईजा की आंखों की वो लकीर तो कहीं छुप गई, लेकिन एक गहरा धक्का लगा था कहीं। इस कोठी को बचाने में कई पुश्तें खप गई थीं, और इसी कोठी को हथियाने के चलते हर्ष और उत्कर्ष के बाबू यानी पिता बाहर से आए धन कुबेरों की आंखों में गड़ गए थे। लाखों देने को तैयार थे अलमोड़े में घुसाए नए नए होटल माफिया, और बाबू नहीं माने तो गोली मारकर चले गए उनको। कम से कम बाबू का लिहाज तो किया होता उत्कर्ष ने। ईजा मन ही मन सोचकर उदास हो गई। वो अतीत जिसकी काली यादों को किसी तरह धुंधला कर पाई थी, एक बार फिर आंखों के सामने ताजा हो गया। उन्होंने बहुत देर चुप रहने के बाद बस इतना ही कहा था, बेटा तेरे बाबू तो यहाँ स्कूल खोलना चाहते थे, तेरा दाजू भी आ जाए तो कर लेते हैं इस बारे में बात। इतना कहकर वो बिना उत्कर्ष की तरफ देखे खाना बनाने में लग गई। रात को दाजू जब घर लौटे तो खूब बहस हुई दाजू और उत्कर्ष में। ईजा पहली बार जमीन के लिए अपने बेटों को लड़ता हुआ देख रही थी। तूने सोच भी कैसे लिया इस कोठी को बेचने का? यह वही होगा जो बाबू चाहते थे। तू तो चुप ही कर दाजू, खुद तो IIT निकाल के यहाँ पड़ा है। करोड़ों की कोठी को कौड़ियों के दाम का भी मत रहने देना तुम लोग। मैं तो सबके लिए सोच रहा था, लेकिन तुमको गंवार बने रहना है, बने रहो, मैं जा रहा हूँ दिल्ली। ईजा धर्म संकट में थी। एक तरफ एक बेटा था जो अपने कल के लिए अपने अतीत की बाजी लगाने को तैयार था, और एक तरफ दूसरा बेटा था जो अपने आज को ताक पर रखकर अपने अतीत को बचा लेना चाहता था। दोनों में से कोई भी तो गलत नहीं था। ईजा, मेरे हिस्से की जमीन में बेच रहा हूँ, दाजू को उसके हिस्से का जो करना है कर खाए। ये कहकर पैर पटकता हुआ चला गया उत्कर्ष। ईजा और दाजू धम से वहीं बैठे रह गए। ईजा के बनाए बड़े वहीं थाली में पड़े पड़े ठंडे हो गए। चूल्हे में आग की जगह धुएं ने ले ली। अगले कुछ दिनों में उत्कर्ष अपने हिस्से की जमीन को बेच बाच कर दिल्ली चला आया, और उसने ईजा और दाजू से अपना रिश्ता करीब करीब तोड़ ही दिया। ईजा बेटे के इस तरह से चले जाने का दुख कब तक सह पाती। एक दिन वो भी दाजू को अकेला छोड़कर चल बसी। दाजू यहां अल्मोड़े में अपने बाबू का अतीत में देखा सपना पूरा करने में जुट गए, और उत्कर्ष वहां शहर में अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में। उत्कर्ष की शादी की खबर भी किसी और से मिली थी दाजू को। खबर सुनकर वो अपनी बहू से मिलने दिल्ली आ गए। उत्कर्ष काम का बहाना बनाकर कहीं बाहर चला गया। अपनी बहू शालिनी से देर तक वो अपने फैसलों की सफाई देते रहे, और जाते हुए कह गए, अपने आप को कभी अकेले मत समझना बहू। कभी भी कोई भी मदद की जरूरत पड़े ना, जरूर कह देना। छोटे का गुस्सा शांत हो जाए तो जरूर आना हमारे पहाड़। शालिनी को दाजू से मिलकर अच्छा लगा था, लेकिन दाजू अपने साथ एक कसक लेकर लौटे थे। अतीत के रिश्ते कई बार आज के रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं। आज इतने सालों बाद उत्कर्ष एकदम अकेला महसूस कर रहा था। ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन आज परिवार के किसी बड़े की कमी उसको कुछ ज्यादा ही खल रही थी। रिश्तों की अहमियत शायद ऐसे ही वक्त में समझ आती है। अपनी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा उसने जिस नौकरी को दिया था, वो उससे ऐसे एक पल में छिन जाएगी, उसने सोचा भी नहीं था। मेरे 8 साल के रिश्ते को ऐसे एक पल में तोड़ दिया उन्होंने शालिनी। यहाँ इस शहर में इंसान की कोई कीमत नहीं है, हम बस मशीन है सबके लिए। उत्कर्ष को इतना हारा हुआ कभी नहीं देखा था शालिनी ने। उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। सोचिए कि इन 8 सालों के रिश्ते के टूटने का इतना फर्क पड़ रहा है आपको, तो जो दाजू से अपना खून का रिश्ता तोड़ लिया आपने, उसका दुख नहीं होता होगा उनको। नौकरी तो दूसरी भी मिल जाएगी आपको, भाई तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन उन्होंने कभी सोचा कि उनका छोटा भाई यहाँ के साल में है? सुध ली उन्होंने कभी मेरी?
उत्कर्ष ने आज कई सालों बाद गुस्से में ही सही खुद को दाजू का छोटा भाई कहा था। कल ही फोन आया था उनका उत्कर्ष, वो मदद करना चाहते हैं आपकी। जब से आप उनको छोड़ के गए हैं आपके नाम से बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि सब कुछ भूल के आप कुछ दिनों के लिए पहाड़ आ जाएं। चलिए ना, चलते हैं, कब से घूमने भी नहीं गए हम कहीं। घर की ईएमआई की डेट आ चुकी थी, लेकिन नौकरी के लिए बायोडेटा का कोई उत्तर कहीं से नहीं आया था। उत्कर्ष के पास दो विकल्प थे, या तो सालों की मेहनत से संवारे अपने घर के सपने को बिखर जाने दे, या फिर दाजू की मेहनत से उस सपने को बिखरने से बचा ले। और दाजू से अपने रिश्ते को बचा लेने का भी तो एक मौका था ये। अगले दिन शालिनी और उत्कर्ष अल्मोड़ा जाने वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। रात भर बस शहरों की धूल और अंधेरे को फांकती हुई चलती रही। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो बस हल्द्वानी पार कर चुकी थी। पहाड़ों की सौंधी सौंधी महक और साफ हवा जैसे जैसे उत्कर्ष तक पहुंच रही थी, सालों की कड़वाहट भी धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। अल्मोड़ा अब बदल गया था, आबादी बढ़ गई थी, मकान भी तो कितने ज्यादा हो गए थे। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस मोड़ पर रुकी जहां से एक पगडंडी कोठी की तरफ जाती थी, उत्कर्ष की धड़कनें एक पल को ठहर गईं। बदलाव यहां भी था, लेकिन यह बदलाव पूरे शहर से अलग था। पगडंडी के दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। पगडंडी जहां खत्म होती थी वहां कोठी अब पूरी चमक के साथ खड़ी थी, और उस कोठी के ठीक पहले बने गेट पर ईजा और बाबूजी दोनों का नाम चमचमा रहा था। स्वर्गीय श्री रमेश जोशी सरला जोशी स्मृति इंटर कॉलेज। दाजू अपने बाबू का सपना सच कर चुके थे, और उसके सामने उत्कर्ष को अपना सपना बहुत छोटा लगने लगा था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।